बाद हीट ट्रांसफ़र के अगला तरीका जो है कन्वेक्शन, उसकी हम बात करते हैं। सो कन्वेक्शन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इसमें जो मैटर है वो एक्चुअली मूव करती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट लेकर एक्चुअली अपनी जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। हमने देखा है कि जो कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, तो कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास यदि एक रॉड है और उसमें रॉड को हम गर्म करते हैं। सो गर्म करने के बाद जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, तो आप देखिए कि ये सॉलिड होगा और सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। और जैसे ही आप एक एंड के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होने वाला है, जो हीट जो है मिलने के बाद उसके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सो वाइब्रेशन करने से वो अपनी एनर्जी को एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करते हैं और धीरे-धीरे करके ये जो हीट है वो दूसरे एंड तक चली जाती है। बट इसमें पार्टिकल जो वो अपनी जगह से एक्चुअली मूव नहीं करते। ये हमें यहाँ से सीखना है। बट यदि हम कन्वेक्शन की बात करें, तो कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह से एक्चुअली मूव करते हैं। इसको हम उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैटर जो है, वो 3 स्टेट्स में होता है। मैटर जो है, वो उसकी एक स्टेट है सॉलिड, ओके? और दूसरी लिक्विड और तीसरी स्टेट जो है, वो गैस स्टेट है। ओके। अब इसमें सॉलिड में तो पार्टिकल जो है अपनी जगह स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं। बट लिक्विड और गैस में क्या होता है कि पार्टिकल मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। तो जो मैटर का पार्ट फ्लो कर सकता है उसका हमारे पास एक कॉमन नेम होता है फ्लूइड्स। तो फ्लूइड इज द काइंड ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो। तो आप समझ गए इस बात को। अब कन्वेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक नेचर में अपने आप जो होता है नेचुरल कन्वेक्शन, और दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ द कन्वेक्शन इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो यदि हम नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें, तो नेचुरल कन्वेक्शन में हम जानेंगे कि ग्रेविटी जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन के पूरा होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। सो इसमें हम एक उदाहरण लेंगे जो आप घरों में देखते रहते हैं कि जब आप पानी को गर्म करते हैं, राइट। सो या किसी फ्लूइड को आप गर्म करते हैं, तो एक्चुअली उसमें होता क्या है। तो ये देखिए, हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी फ्लूइड को गर्म करते हैं, सो ये आपका कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में आपने फ्लूइड डाल दिया, ओके। ये आपका कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में आपने फ्लूइड डाल दिया, ये आपका चूल्हा हो गया, ओके। सो इसमें आपने क्या किया कि आपने फ्लूइड डाल दिया और फ्लूइड डालने के बाद आपने नीचे आग जला दी। इसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, आपने आग जला दी, ओके। सो आग जलने के बाद क्या होगा कि जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्लूइड है, मैं वाटर कह सकता हूँ सीधा, पानी का जो लोअर पार्ट है वो क्या होगा, आपके कंटेनर का जैसे लोअर पार्ट गर्म हो जाएगा ना, तो पानी का जो लोअर पार्ट है वो सबसे पहले गर्म होगा और अपर पार्ट ठंडा रहेगा। तो लोअर पार्ट के गर्म होने के बाद ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा और लेस डेंस हो जाएगा। लेस डेंस होने से हल्का होगा, हल्का होने के बाद ये ऊपर की ओर उठेगा, ओके। ये जो पार्ट है वो ऊपर की ओर उठेगा, ऐसे करके, ओके, राइट। बट विल हैपन देन, जो अपर पार्ट है वो नीचे की ओर आएगा, तो एक करंट आना शुरू हो जाएगा ऐसे करके, जो लोअर पार्ट ऊपर की ओर जाएगा और अपर पार्ट नीचे आएगा। और यहाँ से भी ऐसे होना शुरू हो जाएगा, लोअर पार्ट ऊपर जाएगा और अपर पार्ट जो है वो नीचे आएगा। सो इसी को हम कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मास है वो बल्क में ट्रांसफर होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में इकट्ठा ही वो मूव करता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। आगे हम चलते हैं कि जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन कन्वेक्शन में क्या होता है कि हम जबरदस्ती फ्लो करवाते हैं। मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय पंप से हो सकता है और बाय सम अदर मीन्स, या तो हम पंप की हेल्प से ऐसा कर पाते हैं या कोई और तरीका हो तो उसके हिसाब से भी हो जाता है। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। जो फोर्स्ड कन्वेक्शन के अलग एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम हो गया एट होम, नंबर वन। और दूसरा है ह्यूमन सर्कुलेटर सिस्टम,
नंबर 2, या कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन कैसे कूल होते हैं, ये भी एक फोर्स कन्वेक्शन की के प्रोसेस से ही पॉसिबल है। तो हम इस तीनों में से एक एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। ह्यूमन बॉडी में द हार्ट एक्ट्स एज अ पंप दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट जो है वो खून को धक्का देता है और उससे जो ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो मेंटेन हो पाता है, यूनिफॉर्म जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाता है। इट इज़ द यूज ऑफ दिस फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, अब हम नेचुरल कन्वेक्शन का एक और उदाहरण हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी जो है वो मिलेगी, और आप रियलाइज़ कर सकेंगे कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो कितना यूज़फुल है मैनकाइंड के लिए। तो देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप ये देख रहे हैं, भारत का ये नक्शा है, और इसमें जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये सी है। ओके, ये वाला पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और ये अरेबियन सी हो गया, राइट। तो होता यूँ है कि जब सनराइज जो है वो समुद्र वाले हिस्से में पड़ती है, तो उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है। पर आप जानते हैं कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4186 जाउल पर किलोग्राम और पर केल्विन। मतलब इसका ये हुआ कि यदि आपने 1 किलो पानी लिया और उसका टेम्परेचर यदि आपने 1 केल्विन बढ़ाना है, तो आपको 4186 जाउल खर्च करने पड़ेंगे। इसके कंपैरिज़न में जो लैंड मास आप देख रहे हैं, इस लैंड मास की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम होती है। तो जब सन रेज़ जो हैं, वो इस हिस्से के ऊपर पड़ेंगी, ओके? साथ में पानी है और यहाँ ज़मीन है, तो ज़मीन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लैंड मास की जो मिट्टी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो पानी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो होगा क्या, ये जो हिस्सा है वो एकदम से गर्म हो जाएगा, मिट्टी वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। अब मिट्टी वाला हिस्सा यदि गर्म हो जाएगा तो उसके साथ लगी जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में चलिए आप। ये 11.17 डायग्राम है, दिस इज़ 11.17 ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए, जो लैंड वाला हिस्सा है ये गर्म हो जाएगा। इसके गर्म होने के बाद क्या होगा? जो गर्म हवाएँ हैं वो ऊपर की ओर चलेंगी। यहाँ आप एरोज़ देख सकते हो। ये हल्की हो जाएँगी, एक्सपैंड होंगी, हल्की हो जाएँगी तो ऊपर की ओर चली जाएँगी। तो नीचे खाली स्पेस बचेगा। तो क्या होगा कि ये जो सी वाला हिस्सा है, इसकी लैटिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से अभी ठंडा ही होगा। तो यहाँ से जो कोल्ड वेव्स जो हैं वो ज़मीन की ओर चलेंगी, इस तरीके से। ओके? ओके, और इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि लैंड लैंड टू वाटर जो है वो फ्लो शुरू हो जाएगा, और एंड देन फ्रॉम एयर डाउनवर्ड इट्स वाटर टू लैंड, सो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रात के समय में क्या होगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूज़फुल, इसकी बड़ी उपयोगिता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जिस भी चीज़ की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होती है, इसका मतलब साफ़ है कि उसका में यदि टेम्परेचर बढ़ना हो, तब भी कम ऊर्जा चाहिए होती है, और यदि टेम्परेचर घटना हो, तब भी बहुत कम ऊर्जा से घट जाता है। तो अब जो लैंड मास है, जो ज़मीन है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो रात के समय क्या होगा, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से जो ज़मीन वाला हिस्सा है, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और जो पानी वाला हिस्सा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ठंडा भी लेट होगा। तो रात में क्या होगा, पानी वाला हिस्सा गर्म होगा और ज़मीन वाला हिस्सा ठंडा होगा। तो यहाँ से जो गर्म हवाएँ वो ऊपर की ओर चली जाएँगी, और जो ठंडी हवाएँ जो भारी होंगी वो सी की ओर मूव करेंगी, और आप देख लीजिए कि जो एयर करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। You can learn this very beautiful um, concept from here. Okay, is now see, the steady surface winds on the earth blowing in the northeast towards the equator.
Steady winds, those are flowing toward northeast towards the equator, और इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का, जिसकी हम एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से, कि जो हमारे पास इक्वेटर रीजन है और जो पोल वाला रीजन है, आप यदि इसको जानते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल, और ये इक्वेटर का रीजन होगा। तो जब सनलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो पोल वाला जो पार्ट होता है वो अनइक्वल हीट की वजह से वो ठंडा रह जाता है, राइट। सो एयर एट द सरफेस नियर द इक्वेटर, तो जो हवा इक्वेटर के बिल्कुल पास होती है वो गर्म हो जाती है, और जो हवा जो पोल के पास होती है वो ठंडी रह जाती है। तो जैसे मैंने आपको अभी-अभी अर्लियर एग्ज़ाम्पल बताया था लैंड मास और सी का, तो सेम केस में वैसा होने वाला है। इक्वेटर पर जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, पोल के ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर चलती है। यहाँ से वो नीचे की ओर चलती है, राइट? इट मूव लाइक दैट। तो यदि कोई सी अदर फैक्टर की हम बात नहीं करें कि इसमें कोई तीसरी चीज़ जो अपना रोल प्ले ना करे, तो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है पोल से इक्वेटर की ओर और इक्वेटर से पोल की ओर। इट्स एयर एट द इक्वेटोरियल सरफेस, जो इक्वेटर के में जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी और वो पोल की ओर मूव करेगी, और पोल के ऊपर जाकर वो नीचे की ओर आएगी और दोबारा फिर से इक्वेटर की ओर मूव करेगी, और आपके पास एक साइकिल बन जाता है। बट आप हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, सो इट मॉडिफाइज अ कन्वेक्शन करंट। तो ये कन्वेक्शन करंट को जो इक्वेटर से पोल की ओर हो रहा है उसको ये बदल देती है, बिकॉज द एयर क्लोज टू द इक्वेटर इज हैज़ एन ईस्टवर्ड स्पीड। जो हवा की जो डायरेक्शन होती है वो इक्वेटर के ऊपर ईस्टवर्ड होती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1600 किलोमीटर पर आवर होती है, और पोल के ऊपर जाकर ये ज़ीरो हो जाते हैं। तो इससे एक चेंज आता है। इसकी वजह से क्या होता है, एज़ अ रिज़ल्ट द अर्थ एयर डिस्केंट्स नॉट एट द पोल। जो हमने कहा कि जो गर्म हवा है, वो पोल के ऊपर नहीं उतरती है। वो इस मोशन की वजह से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे आती है, राइट? एंड रिटर्न्स टू द इक्वेटर, दोबारा फिर से इक्वेटर के ऊपर आ जाती है, और इन्हीं विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, राइट? So this is all about the convection and some natural convections as I've explained. So if you have any question, you can ask. Thank you.